नमस्कार टू ईच एंड एवरीवन, होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन। तो इस वीडियो में बेटे हमें जो डिस्कस करना है वो मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड कुछ बढ़िया सी डेफिनेशन है, उनके बारे में हमें चर्चा करनी है। तो इसमें जो सबसे पहली डेफिनेशन है वो क्या बेटे, मैग्नेटिक इंटेंसिटी और मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी दोनों ही एक बात है। इसको हम किससे लिखते हैं बेटे, कैपिटल एस से लिखते हैं। अब इसको समझने के लिए आप लोग ज़रा कुछ समझने की कोशिश करिए। आप लोगों ने भी देखा होगा बेटे कि जब मैं क्या करता हूँ, आयरन नेल्स को, किसको बेटे, नेल्स को, नेल आपने मालूम है कि कील को बोलते हैं, ठीक है। जब आप आयरन नेल को किसी मैग्नेट के पास ले जाते हो तो वो मैग्नेट उन आयरन नेल्स को अट्रैक्ट कर लेता है बेटे, वो चिपक जाती हैं उसके साथ, ठीक है। तो जब आप उन आयरन नेल को उस मैग्नेट से सेपरेट भी कर देते हो ना, तो उसके बाद भी बेटे वो आपस में चिपकी ही रहती है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि वो फिर भी ना मैग्नेटिक इफेक्ट शो करती रहती हैं वो, ठीक है। सेपरेट करने के बावजूद भी वो आपस में चिपकती रहती हैं और वो मैग्नेटिक इफेक्ट शो करती रहती हैं। अब मान लो बेटे कि आपने क्या करा कि आपने बेटे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड ले लिया, ठीक है। अब ये जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड मैं बार बार बोलता हूँ, इसको बेटे मैं बी नोट से लिखता हूँ, और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, ऑब्वियस सी बात है। इसका मैग्नीट्यूड कितना बेटे, बी नोट है। बी नोट क्या बेटे, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है। अब होता क्या है, जब आप इसके अंदर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कुछ मटेरियल रख देते हो, ध्यान से सुनना, किसी मटेरियल को रख देते हो बेटे, तो होता क्या है कि सपोज कर कि तूने बेटे क्या करा कि तूने ना ये जो मैग्नेटिक फील्ड तूने अप्लाई करा ना, इसका जो मैग्नीट्यूड था वो 2 टेस्ला था। कितना था, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड था कितना था बेटे, वो 2 टेस्ला था। ओके, बहुत बढ़िया। अब जरा ध्यान से सुन बेटे, क्या कि कुछ मटेरियल ना ऐसे से होंगे। अब देखो, ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन होगी ना, वो इस ऑब्जेक्ट के अंदर या फिर इस मटेरियल के अंदर से पास कर जाएंगी। तो इसके अंदर क्या होगा बेटे, जो मैग्नेटिक फील्ड होगा ना वो चेंज हो जाएगा। ये जो आपने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड बनाया ना, बी नोट, ये जब अंदर से पास करेगा तो इस मटेरियल के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो मॉडिफाई हो जाएगा, ठीक है। अब कुछ तो ऐसे मटेरियल होंगे जिनके अंदर ये जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, जो मतलब जो अंदर मैग्नेटिक फील्ड होगा मटेरियल के अंदर, कि वो कितना बने बेटे, 2.1 बने, 2.1 टेस्ला बने। सिमिलरली कुछ ऐसे मटेरियल होंगे जिनके अंदर कितना बना बेटे, ये 1.9 टेस्ला बन जाएगा। कुछ ऐसे भी मटेरियल होंगे जिनके अंदर ये कितना बना बेटे, ये 3 टेस्ला बन जाएगा। अब जिनके अंदर ये 2.1 टेस्ला बना है उसको अपन बोलते हैं बेटे क्या, उनको बोलते हैं बेटे पैरा मैग्नेटिक मटेरियल। कौन से बोलते हैं बेटे, पैरा मैग्नेटिक मटेरियल बोलते हैं, ठीक है। जिनके अंदर ये 1.9 हो जाता है, मतलब थोड़ा सा कम हो जाता है, यहाँ पे तो थोड़ा सा बढ़ गया, तो थोड़ा सा जिसमें बढ़ जाता है उन मटेरियल को अपन पैरा मैग्नेटिक बोल देते हैं। अब जिनमें ये थोड़ा सा कम हो जाता है उसको अपन बोलते हैं बेटे डाई मैग्नेटिक। क्या बोलते हैं उसको, डाई मैग्नेटिक बोल देते हैं उसको, ठीक है। और जिनमें ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, आपने अप्लाई कितना करा बेटे, 2 टेस्ला, कितना बन गया वो, 3 टेस्ला, तो बहुत सारा बढ़ गया। तो उन मटेरियल को बोल देते हैं बेटे कौन से, फेरो मैग्नेटिक मटेरियल, फेरो मैग्नेटिक मटेरियल बेटे। ओके, तो जो आयरन है हमारा, जो आयरन नेल है बेटे, वो एक तरह से आपका फेरो मैग्नेटिक मटेरियल है, ठीक है। तो जब आप उसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे तो उसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो अपने आप डेवलप हो जाएगा, ठीक है। 2 तो है ऑलरेडी, और 1 वो अपने आप ही डेवलप कर लेगा। तो जब आप उसको हटाओगे तो वो फिर भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करता रहेगा बेटे, ओके। अब उन प्रॉपर्टीज़ में जो सबसे पहली टर्म आती है वो आती है बेटे मैग्नेटिक इंटेंसिटी और मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी, ठीक है। तो इसके बारे में हम चर्चा करने की कोशिश करते हैं, जिसको हम किससे लिखते हैं बेटे, एच से लिखते हैं। अब मेरी बात आप लोग ज़रा ध्यान से सुनो। सपोज करो बेटे कि आपने क्या करा, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जो तुम्हारे पास कितना था बेटे, वो बी नोट था, आपने वो अप्लाई कर दिया कहाँ पर, एयर में। अब एयर की जो मैग्नेटिक परमेबिलिटी है वो कितनी है बेटे, वो म्यू नोट है। कितनी है, म्यू नोट है, और उसका मैग्नीट्यूड कितना है, ऑब्वियस सी बात है, बी नोट है। फिर आपने क्या करा बेटे, उस अभी तक तो ये सिचुएशन थी, तो फिर आपने उसके बाद क्या करा, मैग्नेटिक जो फील्ड आपने बी नोट अप्लाई कर रखा था उसके अंदर आपने बेटे किसी मटेरियल को रख दिया। तो सपोज कीजिए हमने इस वाले मटेरियल को रख दिया बेटे, रख दिया, बहुत बढ़िया। तो मैं ये देखता हूँ कि इस मटेरियल के अंदर से जो मैग्नेटिक फील्ड है ना बेटे, वो जब ये एयर थी तब तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कितना था बेटे, वो था तेरे पास बी नॉट, और मैग्नेटिक परमेबिलिटी कितनी थी बेटे, इसकी म्यू नॉट। तो जब आप इस मैग्नेटिक फील्ड में इस मटेरियल को रख दोगे तो इसके अंदर बेटे जो मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगा ना इस वाले पॉइंट पर, तो वो कितना बना बेटे, वो बन जाता है तेरा बी नेट। कितना बन जाता है बेटे, बी नेट बन जाता है, ठीक है। अब हमने इसको किसी दूसरे मटेरियल से रिप्लेस कर दिया, मतलब हमने एयर को किससे रिप्लेस कर दिया बेटे, किसी दूसरे मटेरियल से रिप्लेस कर दिया। अब इसकी जो मैग्नेटिक परमेबिलिटी है वो कितनी है बेटे, वो है तेरी म्यू।
कितनी मानी जाएगी बेटे, म्यू मानी जाएगी। ठीक है, होप आप लोगों को ये चीज़ अच्छे से समझ में आई। तो अब मैं मैग्नेटिक इंटेंसिटी को डिफाइन कैसे करता हूँ, मैं मैग्नेटिक इंटेंसिटी को बेटे डिफाइन करता हूँ कैसे, ध्यान से सुनियो कि भाई ये जो H है ना मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी, ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की वो प्रॉपर्टी है जो कभी भी चेंज नहीं होती है। ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की वो प्रॉपर्टी है जो कभी भी चेंज नहीं होती है। कहने का मतलब ये है कि जैसे मैंने यहाँ पे 2 टेस्ला अप्लाई किया था बेटे, कितना अप्लाई किया था, 2 टेस्ला अप्लाई किया था। ठीक है, तो ध्यान से सुन, जब मैंने देखा बेटे B0 बाय म्यू नोट का रेशो, B0 बाय म्यू नोट का रेशो, तो वो पता किसके बराबर आया बेटे, वो H के बराबर आया। और H क्या है आपके पास, मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी या फिर मैग्नेटिक इंटेंसिटी है। ठीक है, फिर मैंने क्या देखा बेटे, फिर मैंने देखा कि जो मैंने मटेरियल प्लेस किया था उसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड बना वो कितना बना बेटे, B0 बना। जब मैंने उसको म्यू से डिवाइड करा तो वो वापस से मैंने देखा बेटे कितना आपके पास आंसर HE आया। तो मेरा कहने का ये मतलब है, मेरा कहने का बेटे ये मतलब है कि भाई ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की वो प्रॉपर्टी है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की वो प्रॉपर्टी है जो कभी भी चेंज नहीं होती। जब आप क्या करते हो, उसको किसी एक मटेरियल को किसी दूसरे मटेरियल से रिप्लेस कर देते हो, या फिर आप एयर को किसी दूसरे मटेरियल से रिप्लेस कर देते हो बेटे। तो बेसिकली ये इनका रेशो है, मैग्नेटिक फील्ड डिवाइड बाय में मैग्नेटिक परमेबिलिटी। ओके, इन दोनों का रेशो है बेसिकली ये। तो होप आप लोगों को ये चीज़ अच्छे से समझ में आई होगी। या फिर तू इसको ऐसे भी बोल सकता है, ध्यान से सुन, जो तेरा ये बेटे B0 बनेगा यहाँ पर, जो तेरा B0 बनने वाला है वो किसके बराबर बनने वाला बेटे, वो बनने वाला है म्यू नोट इंटू H के बराबर। ठीक है, और यहाँ पे कितना बनने वाला बेटे तेरे पास, वो बनने वाला B0 बराबर किसके बनने वाला बेटे, वो बनने वाला है म्यू इंटू H के बराबर। तो ध्यान से देख बेटे कि मैंने कितना फील्ड अप्लाई करा बेटे, 2 टेस्ला अप्लाई करा। अब अगर इस 2 टेस्ला को मैं म्यू नोट से डिवाइड कर देता हूँ, किससे डिवाइड करता हूँ बेटे, म्यू नोट से, तो आपके पास कोई ना कोई टर्म आएगी। तो फॉर एग्जांपल मैंने जस्ट समझाने के लिए, हालांकि कुछ मुझे पता है कि कुछ और आएगी, तो जस्ट समझाने के लिए क्या करूँ बेटे, मैंने मान लिया वो 1.1 आ गई। कितनी आ गई बेटे, 1.1 आ गई। तो सिमिलर वे में देखो, तो कितने बेटे, वो 1.1 आई। जब आपने एयर को किससे रिप्लेस कर दिया, आपने रिप्लेस कर दिया बेटे किससे, किसी दूसरे मटेरियल से, तो उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड मॉडिफाई हो गया। तो उस मॉडिफाई मैग्नेटिक फील्ड डिवाइड बाय में उसकी मैग्नेटिक परमेबिलिटी से आपने जब वापस से डिवाइड करोगे ना, तो वो फिर से 1.1 ही आएगा। कितना बेटे, वो 1.1 ही आएगा। तो मेरा कहने का ये मतलब है कि भाई जो मैग्नेटिक इंटेंसिटी या फिर मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी होती है, ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की वो प्रॉपर्टी है जो कभी भी चेंज नहीं होती। अब अगर मैं ध्यान से देखूँ तो ये जो B0 है तेरे पास, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बेटे क्या, H है। तो मैं इसको इस तरह से भी डिफाइन कर सकता हूँ बेटे क्या, कि जिस मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी या मैग्नेटिक इंटेंसिटी वो मैग्नेटिक फील्ड पर यूनिट मैग्नेटिक परमेबिलिटी है जिसके अंदर आप किसी दूसरे मटेरियल को रख करके उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ को चेक करते हो। क्या करते हो बेटे, उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को चेक करते हो। तो इसको डिफाइन करने के बहुत सारे मेथड हैं। ओके, तो यानी कि आप इसको ये भी बोल सकते हो कि भाई वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जिसके अंदर वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड पर यूनिट मैग्नेटिक परमेबिलिटी का रेशो है जो कभी भी चेंज नहीं करता। या फिर उसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो कि वो मैग्नेटिक फील्ड पर यूनिट मैग्नेटिक परमेबिलिटी जिसके अंदर हम किसी मटेरियल को रख करके उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड या फिर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ को चेक करते हैं। आप उसको कुछ किसी भी तरह से एक्सप्लेन कर सकते हो। ओके, अब अगर मान लो मुझे इसका यूनिट लिखना, तो बेटे यूनिट क्या बनेगा इसका, जरा ध्यान से सुन। जो यूनिट बनेगा वो कितना क्या बने बेटे, देखो B0 बाय म्यू नोट। अब B0 को मैंने लिखा बेटे किससे, हमें तो H की यूनिट निकालनी है। आपको मालूम है एम्पियर सर्किट लॉ, B.dl किसके बराबर होता है बेटे, वो होता है म्यू नोट इंटू आई के बराबर। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ B.dl। तो आप क्या करो बेटे, B को किससे रिप्लेस कर दो बेटे, म्यू नोट आई डिवाइड बाय में DL से। तो जब आप यहाँ पे रखोगे, देखो ध्यान सुनो, ये मैंने क्या करा बेटे, B0 को मैंने रिप्लेस कर दिया म्यू नोट आई डिवाइडेड बाय में DL मतलब एक L लेंथ मान ले, और नीचे क्या बेटे वो म्यू नोट है। तो म्यू नोट ने म्यू नोट को मार दिया, I क्या है करंट, L क्या बेटे लेंथ, तो इसकी जो यूनिट बनेगी वो क्या बनेगी, एम्पियर पर मीटर बन जाएगी। ठीक है, होप आप लोगों को ये चीज़ अच्छे से समझ में आई होगी। ठीक है बेटे, बहुत बढ़िया। अब उसके बाद जो नेक्स्ट टर्म आती है बेटे, वो आती है हमारे पास इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, जिसको मैं कैपिटल I से लिख देता हूँ। किससे लिखता हूँ बेटे, कैपिटल I से लिख देता हूँ। ठीक है, अब जरा ध्यान से सुनो ये क्या है, इसको हमने डिफाइन कैसे करा। अब आप लोगों को बेटे मालूम है कि भाई जब जो कोई भी, अगर मैं मान लो मैंने क्या करा, एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लिया जिसका मैग्नीट्यूड कितना था बेटे, B0 था।
अब अगर मैं एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में किसी मटेरियल को रख देता हूँ, अब वो जो मटेरियल होता है बेटे उसके अंदर क्या होते हैं, एटम होते हैं। अब हर एटम के अराउंड में क्या घूम रहा है भाई, इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। अगर इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो मैंने आपको सेकंड या थर्ड लेक्चर में समझाया भी था कि जब इलेक्ट्रॉन घूमेगा बेटे तो वो किसकी तरह एक्ट करेगा, एज अ मैग्नेटिक डायपोल की तरह एक्ट करेगा। क्यों? क्योंकि मूविंग इलेक्ट्रॉन किसकी तरह बिहेव करता है बेटे, एज अ करंट कैरिंग ग्रुप की तरह। और करंट कैरिंग ग्रुप तेरा किसकी तरह बिहेव करता है, एज अ मैग्नेट की तरह। मतलब अगर मैग्नेट की तरह तो उसका पक्का मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होगा। और आप लोगों को मालूम है कि मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की प्रॉपर्टी ये होती है क्या, कि भाई जब भी आप उसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हो तो वो अपने आप को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग में अलाइन करने की कोशिश करती है। तो जैसे बेटे मैं क्या करता हूँ, इस मटेरियल को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रख देता हूँ, तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखने के साथ ही इसके अंदर जो डिफरेंट एटम है उनका अपना अपना मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है। तो वो क्या करेंगे, अपने आप को बेटे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर क्या कर लेंगे, अलाइन कर लेंगे। ठीक है, तो इस मटेरियल के अंदर क्या डेवलप हो जाएगा बेटे, क्या डेवलप हो जाएगा बेटे, इसके अंदर डेवलप हो जाएगा मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। तो मैंने इसको इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन को डिफाइन किया है, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट इंड्यूस पर यूनिट इसका वॉल्यूम बेटे, क्या है, पर यूनिट इसका वॉल्यूम। तो ये क्या बेटे, मैंने इसका ये वॉल्यूम लिख दिया। अब इस केस में अगर ये क्यूब है तो इसका वॉल्यूम कितना बनेगा, ए क्यूब बनेगा। ठीक है, तो अब इसकी खास बात क्या है बेटे, खास बात क्या है इसकी, जरा ध्यान से सुनियो। क्या कि एक्चुअल में अगर मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ बेटे, जैसे सपोज करो आपने कोई मटेरियल ले लिया ऐसे, ठीक है, अब उसके अंदर जो एटम है ना वो रैंडमली ओरिएंटेटेड है। तो सपोज कर कि किसी एटम का मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट इस तरफ है, किसी का ऐसे है, किसी का ऐसे है, किसी का ऐसे है, किसी का ऐसे है। बट अगर मैं नेट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट में चेक करूंगा ना तो डेफिनेटली बेटे वो तुम्हारा जीरो बनने वाला है। बट जैसे आप उसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रख देते हो तो जितने भी मैग्नेटिक डायपोल होते हैं ना हर एटम के, वो सारे के सारे एक्सटर्नल के अलोंग में अलाइन कर जाते हैं। जैसे ही वो एक्सटर्नल के अलोंग में अलाइन करेंगे तो इसके अंदर बेटे नेट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट मुझे मिल जाएगा। तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट इंड्यूस पर यूनिट दिस वॉल्यूम इज नोन एज द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। अब इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है क्या, कि अगर आप इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन को किसी इस मटेरियल की किसी पर्टिकुलर वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर देते हो ना इस आई को, तो आपके पास क्या मिल जाए बेटे, उस वॉल्यूम के अंदर कितना मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट इंड्यूस हुआ है या फिर कितना मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट पैदा हुआ है। ओके, अब अगर मैं इसका यूनिट चेक करता हूँ, जरा ध्यान से सुनियो क्या इसका जो यूनिट बनेगा। अब मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का यूनिट क्या होता है बेटे, हम इसको लिख सकते हैं ना आई इंटू ए डिवाइड बाई बेटे वॉल्यूम। आई क्या है, करंट, ए क्या बेटे, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो आई नीचे ऊपर एरिया नीचे वॉल्यूम, तो आई डिवाइड बाई बेटे एरिया कितना उसका ए है और वो लेंथ कितना बनता है बेटे, एल बनता है। बेसिकली एरिया का यूनिट, एरिया को अगर मैं लिखना चाहूँ तो वो बनता है बेटे मीटर्स के, और वॉल्यूम की कितनी बनती है बेटे पर मीटर क्यूब। तो ऊपर कितना बेटे करंट, तो करंट की यूनिट होती है एम्पियर, और इसकी कितनी बनेगी बेटे मीटर स्क्वायर डिवाइड बाई मीटर क्यूब। तो कितना आंसर आ बेटे, एम्पियर पर मीटर आ गया। ठीक है, या आप इसको दूसरे तरीके से भी ले सकते हो। मुझे मालूम है कि अगर मैं किसी मैग्नेट का डायपोल मोमेंट लेता हूँ तो वो किसके बराबर होता है बेटे, वो होता है, देखो वो होता है डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन इंटू बेटे स्मॉल एम, ठीक है, डिवाइड बाय बेटे उसकी वॉल्यूम, डिवाइड बाय में उसका वॉल्यूम। और अगर आप लोग इसको सोल्व करोगे ना तो डेफिनेटली आपके पास जो आंसर आएगा वो एम्पियर पर मीटर ही आएगा। ठीक है, तो मैं बोल सकता हूँ इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन की जो यूनिट होती है वो क्या होती है बेटे, एम्पियर पर मीटर होती है। अब जरा ध्यान से सुन बेटे, क्या मैंने अभी आपको समझाया था कि आपने जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड पैदा किया है, लगाया है, कितना लगाया बेटे, 2 टेस्ला लगाया। तो कुछ मटेरियल तो ऐसे थे जिनके अंदर ये 2.1 टेस्ला बन गया, कुछ ऐसे थे बेटे जिनके अंदर ये 1.9 टेस्ला बन गया, और कुछ ऐसे थे जिनके अंदर बेटे क्या है 3 टेस्ला बन गया। देखो जो 2 टेस्ला था बेटे, जो तेरा 2 टेस्ला था ना, तो वो 2 से कितना बन रहा है बेटे, 2.1 बन रहा है। अभी जो 0.1 इसके अंदर ऐड हो रहा है, कितना ऐड हो रहा है बेटे, 0.1 जो इसके अंदर ऐड हो रहा है ना, वो बेसिकली तेरी क्या है बेटे, वो इस इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन की वजह से ही है। तो याद कर, जो तेरी एच की यूनिट आई थी वो किसके बराबर आई थी बेटे, वो तेरी यूनिट आई थी किसके बराबर बेटे, वो है तेरी एम्पियर पर मीटर। तो एम्पियर पर मीटर तो किसकी भी यूनिट आई है बेटे, आई की यूनिट आई है। यानी कि अगर मैं म्यू नॉट की मल्टीप्लाई आई से कर देता हूँ तो मेरे पास क्या बन जाए बेटे, मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगा। क्या बन जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट आ जाएगी मेरे पास, जैसा कि मैंने पहले वाले केस में भी किया है। ठीक है, तो होप आप लोगों को ये चीज़ अच्छे से समझ में आई होगी। ठीक है बेटे, बहुत बढ़िया, शाबाश। और सिमिलर वे में बेटे इस वाले मटेरियल के अंदर ये जो आई पैदा हो रहा है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, वो कितना पैदा हो रहा है बेटे, इसमें से आप इसको घटाओगे तो कितना आंसर है बेटे, आपके पास 1 यूनिट आंसर आएगा। ठीक है, मतलब 1 टेस्ला जो पैदा हुआ है वो इसकी वजह से पैदा हुआ है। ठीक है, तो इतना ही हम इसके बारे में करेंगे। अब उसके बाद बेटे जो नेक्स्ट टर्म आती है वो होती है आपके पास मैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, मैग्नेटिक इंडक्शन। अब जरा ध्यान से सुनो, आपने बेटे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर किसी मटेरियल को रख दिया। ओके,
तो ज़रा ध्यान से सुन बेटे कि मैंने आपको समझा था कि सपोज करके तूने कितना अप्लाई करा बेटे, 2 टेस्ला अप्लाई कर दिया ये, ओके। और कुछ मटेरियल ऐसे थे जिसके अंदर ये 2.1 बन गया, 2.1 बन गया बेटे 2.1 टेस्ला, कुछ के अंदर ये 1.9 टेस्ला बन गया, और कुछ के अंदर बेटे कितना बना, ये तेरा 3 टेस्ला बन गया। अब जरा ध्यान से सुन, ये जो तेरा 3 टेस्ला है या तेरा 1.9 टेस्ला या तेरा बेटे 2.1 टेस्ला, ये है क्या, ये बेटा उस मटेरियल का मैग्नेटिक इंडक्शन है। अभी जो तेरा 3 टेस्ला आया है, देखो तूने 2 अप्लाई करा तो कितना डेवलप हुआ, वो तेरा डेवलप हुआ बेटे इसके अंदर 0.1, इसके अंदर कितना हुआ माइनस के 0.1। अभी के लिए तो इसको छोड़ दे, माइनस क्यों हो रहा है इसके, उसको मैं बाद में समझाऊंगा आप लोगों को। अब यहाँ पे कितना पैदा हो रहा है बेटे, 1 टेस्ला पैदा हो रहा है। अब जरा ध्यान से सुन बेटे क्या कि जो तेरा 0.1 पैदा हो रहा है ना, वो किसकी वजह से पैदा हो रहा है बेटे, वो आई की वजह से पैदा हो रहा है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन की वजह से। सिमिलरली ये जो तेरा 1 टेस्ला पैदा हो रहा है किसकी वजह से पैदा हो रहा है बेटे, आई की वजह से पैदा हो रहा है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन की वजह से मटेरियल की, ओके। तो मेरा कहने का मतलब ये है बेटे क्या कि तुझे प्राप्त हो रहा है कितना, 3 टेस्ला। तूने कितना अप्लाई करा बेटे, 2 टेस्ला। कितना उस मटेरियल के अंदर डेवलप हुआ बेटे, 1 टेस्ला। तो ये जो पैदा हो रहा है ये किसकी वजह से पैदा हो रहा है बेटे, ये इस H की वजह से पैदा हो रहा है, मतलब ये वाला मैग्नेटिक फील्ड है बेसिकली इस H की वजह से पैदा हो रहा है। तो मैग्नेट को, किसी मटेरियल को जो बेटे आप एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रख देते हो तो उसके अंदर जो नेट मैग्नेटिक फील्ड बनता है ना, उसी को अपन क्या बोलते हैं बेटे, मैग्नेटिक इंडक्शन बोल देते हैं। अभी जो तेरा 2 टेस्ला था वो कौन से वाले की वजह से पैदा हो रहा था बेटे, वो H की वजह से पैदा हो रहा था। तो ये किसके बराबर है बेटे, ये आया तेरे पास μ0 इंटू H के बराबर प्लस, और जो तेरा ये 1 टेस्ला डेवलप हुआ था ये किसके बराबर है बेटे, आएगा तेरे पास μ0 इंटू आई के बराबर। इसी को अपन क्या बोल देते हैं बेटे, मैग्नेटिक इंडक्शन बोल देते हैं। अभी इस मटेरियल के अंदर इतना सारा मैग्नेटिक इंडक्शन पैदा हो रहा है तो ये किसके बराबर बना बेटे, μ0 इंटू H बाई H प्लस आई के बराबर बनता है। तो जो नेट मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है, जो नेट मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है किसी मटेरियल के अंदर, जब आप उसको किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रख देते हो तो उन दोनों के वेक्टर्स हमको अपन क्या बोलते हैं बेटे, मैग्नेटिक इंडक्शन बोल देते हैं। क्या बोलते हैं उसको बेटे, मैग्नेटिक इंडक्शन बोल देते हैं। बहुत बढ़िया, शाबाश। ध्यान से सुनो बेटे, क्या मैंने आपको बताया ना, देखो जो आप एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाते हो, जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाते हो बेटे, ठीक है, तो वो तो होता है H की टर्म्स में, जो पैदा होता है वो किसकी टर्म्स में होता है बेटे, वो I के टर्म्स में होता है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर मैं इसकी मल्टीप्लाई μ0 से कर दूंगा तो ये वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगा, ये वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगा जो आपने लगाया है, ठीक है। और अगर मान लो मैं इसकी मल्टीप्लाई कर देता हूँ बेटे μ0 से, ये वो मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगा जो पैदा हुआ है, और जो तेरा बी नेट आएगा वो तेरा क्या बना बेटे, वो मैग्नेटिक इंडक्शन बन जाएगा, ठीक है। तो मेरा कहने का बेसिक मीनिंग ये है। अब जो मैं नेक्स्ट टर्म जो पढ़नी है वो है हमारी रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी, जिसको अपन लिखते हैं बेटे μr से। किससे लिखते हैं उसको, μr से। बेसिकली μr इज़ नथिंग बट क्या बेटे कि आप, ये रेशो होता है किसका, मैग्नेटिक परमेबिलिटी ऑफ द मीडियम टू द मैग्नेटिक परमेबिलिटी ऑफ द फ्री स्पेस, इन दोनों का रेशो होता है। इसी को हम क्या लिखते हैं बेटे, मैग्नेटिक परमेबिलिटी लिखते हैं। अब इसका बेनिफिट क्या है, और ये क्या है, यूनिट लेस है बेटे, ये क्या है, यूनिट लेस है, इसका कोई यूनिट नहीं होता, क्योंकि रिलेटिव मतलब मैग्नेटिक परमेबिलिटी को मैंने मैग्नेटिक परमेबिलिटी से डिवाइड कर दिया तो इसका कोई यूनिट नहीं बनेगा। अब कई बार आपको ना ये वाली टर्म दी जाती है, तो इस वाली टर्म देने का मतलब क्या बेटे, तो आपको बेसिकली आपको ज़्यादातर वो रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी देता है। इसका जो मेन बेनिफिट है वो क्या बेटे, इससे आप क्या निकाल सकते हो बेटे, मैग्नेटिक परमेबिलिटी ऑफ द मीडियम निकाल सकते हो। आपको क्या करना है, जस्ट μr की मल्टीप्लाई किससे कर देनी है, μ0 से कर देनी है, और आपके पास क्या आ जाएगा बेटे, मैग्नेटिक परमेबिलिटी ऑफ द मीडियम आ जाएगा आपके पास, ओके। अब ये बात मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि भाई जो H होता है वो बेसिकली क्या होता है बेटे, रेशो होता है किसी भी मीडियम के अंदर जो हमने मैग्नेटिक फील्ड है डिवाइड बाय में उसकी मैग्नेटिक परमेबिलिटी। और सिमिलर वे में यहाँ पे कितना बेटे, H जो आएगा वो किसके बराबर है बेटे, वो तेरे पास आएगा बी नेट डिवाइड बाय में, जब आप उसको किसी मीडियम से रिप्लेस कर देंगे तो बी नेट डिवाइड बाय में उसकी मैग्नेटिक परमेबिलिटी, ओके। तो H बेसिकली इन दोनों का रेशो था, और H ये प्रॉपर्टी जो कभी भी चेंज नहीं होती है, वो बेसिकली रेशो ही रहती है बी और H का, बी और μ0 का बेटे, बी और म्यू का, मैग्नेटिक फील्ड डिवाइड बाय में मैग्नेटिक परमेबिलिटी ऑफ दैट मीडियम, ठीक है। बहुत बढ़िया। अब जरा ध्यान से सुन बेटे, क्या इसके बाद मुझे जो टर्म डिफाइन करनी है, अब उसके बाद जो नेक्स्ट टर्म है बेटे वो है मैग्नेटिक सस्पेक्टिबिलिटी। अब मैग्नेटिक सस्पेक्टिबिलिटी को बेटे आप जाई एम से लिखते हो, जाई एम, ये जाई का सिंबल है, जाई एम। अब बेसिकली ये क्या बेटे, ये रेशो है एक तरह से, किसका, ये रेशो है बेटे, किसका रेशो है, जब आप किसी मटेरियल को किसी मैग्नेटिक फील्ड में रख देते हो, जब आप बेटे किसी मटेरियल को किसी मैग्नेटिक फील्ड में रख देते हो तो उसके अंदर एक मैग्नेटिक फील्ड अपने आप ही डेवलप हो जाता है। तो याद कर कि मैंने तेरे को समझाया था कि मैंने 2 टेस्ला अप्लाई करा और कितना मिला बेटे मेरे को, 3 टेस्ला मिल गया। कितना मिल गया बेटे, 3 टेस्ला।
तो 2 तो तेरा एक्सटर्नल था, ये तेरा क्या था बेटे, एक्सटर्नल था, मतलब तेरा कौन सा था बेटे, ये म्यू नॉट एच था। और जो तेरा 1 पैदा हुआ है वो कौन सा बेटे, वो तेरा म्यू नॉट आई है। तो ये रेशो है बेटे, किसका रेशो है, जो मैग्नेटिक फील्ड तेरा पैदा हुआ है, तो पैदा कितना हुआ बेटे, म्यू नॉट आई डिवाइड बाय में कितना तूने अप्लाई करा बेटे, वो तूने करा म्यू नॉट एच। तो बेसिकली ये रेशो है बेटे किसका, जो मैग्नेटिक फील्ड मटेरियल के अंदर पैदा हो रहा है डिवाइड बाय में जो आपने अप्लाई करा है, उन दोनों का रेशो है बेटे ये। तो म्यू नॉट को मार देगा, किसके बराबर आ बेटे, ये आई बाय एच के बराबर आएगा। अब आई का यूनिट भी सेम था, एच का यूनिट भी सेम था, तो इसकी कोई यूनिट नहीं होगी, इसकी क्या बेटे, कोई भी यूनिट नहीं होगी। ओके, बहुत बढ़िया। और ये बेसिकली बेटे प्रॉपर्टीज़ डिफाइन करता है। अब ये हर मटेरियल के लिए अलग अलग होगा। जैसे मैं अगर आयरन की बात करता हूँ तो आयरन के लिए इसका वैल्यू कुछ और होगा, एल्यूमिनियम के लिए बेटे इसका वैल्यू कुछ और होगा। तो बेसिकली ये प्रॉपर्टी को डिफाइन कर रहा है ये। अब जितना ज़्यादा उसके अंदर किसी मटेरियल के अंदर मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होगा, पैदा होगा, तो उसके लिए उसका वैल्यू बहुत ज़्यादा होने वाला है। ओके, तो जैसे आयरन है बेटे, अब आयरन के लिए इसका वैल्यू 1 से बहुत बड़ा होता है, 1 से क्या बेटे, बहुत बड़ा होता है। यानी कि जो उसके अंदर पैदा होता है ना आयरन के अंदर बेटे, वो ज़्यादा हो जाता है किससे, बाहर वाले से। अब 1 से बड़ा ही कब बनेगा, जब ऊपर वाली टर्म नीचे वाली टर्म से क्या होगी बेटे, बड़ी होगी। तो यानी कि जब आप आयरन वगैरह को कहाँ पे रखते हो, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हो, तो उसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है ना, वो तेरा ज़्यादा होता है किससे कंपैरेटिवली बेटे, जो आपने अप्लाई किया है। ठीक है, और आयरन की और उस तरह के जो उस तरह के जो मटेरियल होते हैं उसको अपन क्या बोलते हैं बेटे, बेसिकली उनको बोलते हैं फेरो मैग्नेटिक सब्सटेंसेज, क्या बोलते हैं। तो जो आपका आयरन है बेसिकली, तो जस्ट मैंने एग्जांपल लिया था कि 2 टेस्ला अप्लाई करा 3 मिल गया, जस्ट एग्जांपल था ये। ठीक है, रियलिटी में क्या है कि आयरन केस में हमें बहुत ज़्यादा मिलती है ये चीज़। तो होप आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आई होगी। ओके, तो यानी कि ये जो चीज़ है बेटे, ये बेसिकली तुझे क्या डिफाइन कर रही है, ये तेरे को डिफाइन कर रही है कि किसी ये प्रॉपर्टी डिफाइन कर रही है। ठीक है, ये फिक्स रेशो है, किसी मटेरियल की प्रॉपर्टी है ये जाइम। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब उसके बाद बेटे हमें जो डिस्कस करना है वो करना है रिलेशन बिटवीन जाइम एंड म्यू आर। जाइम क्या बेटे, मैग्नेटिक सस्पेटिबिलिटी, और म्यू आर क्या बेटे, रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी। अब आप लोगों को ये वाली इक्वेशन तो अच्छे से मालूम है, इसमें तो कोई शक वाली बात नहीं है भाई। अब जरा ध्यान से सुन, जो तेरा बी नेट बनेगा वो इस वाली इक्वेशन से कितना बनेगा बेटे, वो इस वाली इक्वेशन से बनने वाला है एच इंटू में म्यू, कितना बनने वाला बेटे, एच इंटू में म्यू, मैग्नेटिक परमेबिलिटी ऑफ द मटेरियल। किसके बराबर आ बेटे, आया तेरे पास म्यू नॉट इंटू आई प्लस एच के बराबर आ गया। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से ना मैं h को कॉमन ले लेता हूँ। जैसे ही आप h को कॉमन लोगे तो h इंटू में म्यू बना बेटे, वो किसके बराबर बनता है, वो बनता है म्यू नोट इंटू एच मैंने कॉमन ले लिया यहाँ से, तो यहाँ से कितना बेटे, यहाँ पर आएगा i बाई एच प्लस में 1 आ गया यहाँ पर, बहुत बढ़िया। अब जरा ध्यान से सुन, i बाई एच क्या होता है बेटे, होता है सस्पेटिबिलिटी, मैग्नेटिक सस्पेटिबिलिटी जाइम, और h जो आ गया बेटे यहाँ पर आ गया। तो h, इस म्यू नोट को मैं, h ने h को मार दिया, और इस म्यू नोट को मैं इस म्यू नोट को बेटे इससे डिवाइड कर रहा हूँ, तो यानी कि म्यू बाय म्यू नोट यहाँ पर आ गया, म्यू बाय एच ने एच को तो मार दिया, म्यू बाय म्यू नोट ये आ गया बेटे यहाँ पर। और आई बाई एच किसके बराबर होता है बेटे, वो तो आपके पास जाइम के बराबर, जाइम प्लस में 1। अब म्यू बाय म्यू नोट किसके बराबर है बेटे, वो तेरा बराबर है मैग्नेटिक सस्पेटिबिलिटी, सॉरी रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी के बराबर, तो उसको मैंने म्यू आर लिख दिया। तो म्यू आर किसके बराबर आया, वो आपके पास जाइम प्लस 1 के बराबर आ गया। ये उनके बीच में रेशो होता है भाई साहब, बहुत बढ़िया, शाबाश। अब बेटे मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि हमने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दिया, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दिया। वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड आप अप्लाई कैसे करते हो, आप लोगों को मैंने बताया था कि एक करंट कैरिंग सोलेनोइड होता है बेटे, क्या होता है, करंट कैरिंग सोलेनोइड होता है। अब वो जो करंट कैरिंग सोलेनोइड होता है वो अपने अंदर से बेटे मैग्नेटिक फील्ड पैदा करता है, और उस मैग्नेटिक जो फील्ड पैदा करता है ना, उसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर बेटे हम किसी मटेरियल को रखते हैं, और वही मैग्नेटिक फील्ड हमारा किसके बराबर बनता है बेटे, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के बराबर बनता है। ठीक है, तो जो मैग्नेटिक फील्ड मैं बार बार बोल रहा हूँ कि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड बेटे, वो बेसिकली हम उसको सोलेनोइड के बीच में रख देते हैं उस मटेरियल को, जिसके भी बारे में हमें क्या करना है बेटे, स्टडी आउट करना है। ठीक है, तो तुम्हें मालूम है कि जो वो मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है बेटे, वो किसके बराबर होता है, वो होता है म्यू नॉट इंटू एन इंटू आई के बराबर। अब जरा ध्यान से सुन, इस इक्वेशन को इस इक्वेशन को अगर मैं मैच करने की कोशिश करूँगा ना, ये आपके पास इक्वेशन नंबर 1 है बेटे, ये जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, इन दोनों को अगर मैं मैच करता हूँ, फर्स्ट और सेकंड को, तो ध्यान से सुन बेटे कि अगर मैं मैच करूँगा तो लेफ्ट हैंड साइड सेम है, तो राइट हैंड साइड भी सेम होनी चाहिए। तो राइट हैंड साइड सेम कब होगी, जब एच की वैल्यू किसके बराबर होगी बेटे, एन इंटू आई के बराबर। यानी कि जो आपका इंटेंसिटी ऑफ, ये जो आपका बेटे मैग्नेटिक इंटेंसिटी है या फिर मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी है, वो उसका जो फॉर्मूला होता है वो एन इंटू आई भी होता है वो आपके पास कई बार। ठीक है, बहुत बढ़िया, शाबाश। और अगर आप मान लो, और अगर बेटे आप लोग मान लो आपने क्या करा, इस सोलेनोइड के अंदर कोई मटेरियल प्लेस कर दिया, क्या प्लेस कर दिया बेटे, कोई भी मटेरियल प्लेस कर दिया।
ठीक है, जिसका मैग्नेटिक परमेबिलिटी कितना बेटे, म्यू है, कितना बेटे, म्यू है। तो इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगा वो किसके बराबर होगा बेटे, वो बी नेट होगा, वो किसके बराबर होगा, म्यू इंटू एच के बराबर। आप लोगों को मालूम है कि जो आपके पास म्यू होता है वो किसके बराबर होता है बेटे, वो होता है म्यू नोट इंटू म्यू आर इंटू में एच, ठीक है। और एच का वैल्यू आपने अभी अभी निकाला, म्यू नोट म्यू आर, एच का वैल्यू किसके बराबर है बेटे, एन इंटू आई के बराबर है। तो बेसिकली जो बी नेट पैदा होगा वो किसके बराबर पैदा होगा बेटे, वो पैदा होगा म्यू नोट इंटू म्यू आर इंटू एन इंटू में आई के बराबर। बहुत बढ़िया, शाबाश। अब इसके बाद बेटे एक छोटी सी टर्म और आती है जिसको अपन बोलते हैं क्या, मैग्नेटाइजिंग करंट बेटे। क्या बोलते हैं उसको, मैग्नेटाइजिंग करंट। अब इसको जरा ध्यान से सुनियो। देखो, जब आपने जब कोई भी मटेरियल नहीं रखा हुआ था तो उस टाइम आपने बेटे आई करंट पैदा किया। आई करंट पैदा करने के बाद उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड पैदा हुआ बेटे, ये वाला। और जब आपने क्या करा बेटे, कोई मटेरियल रख दिया तो उसके अंदर बेटे जो मैग्नेटिक फील्ड पैदा हुआ वो उसको आपने बोला बेटे मैग्नेटिक इंडक्शन, और उसको आपने लिखा बेटे बी नेट से। तो इसका ये मतलब है कि भाई अपना मैग्नेटिक फील्ड था ना वो बेटे, वो क्या कर गया, बढ़ गया। कितना, वो क्या कर गया बेटे, बढ़ गया। सपोज कर शुरू में जस्ट समझाने के लिए कि आपके पास बेटे ये 10 टेस्ला था, जब आपने कोई मटेरियल रख दिया तो वो 30 टेस्ला बन गया बेटे। क्या बन गया, 30 टेस्ला बन गया। कब, जब आपने क्या करा, इस मटेरियल को यहाँ पे रख दिया। अब बेटे मैं क्या करता हूँ, अब मुझे क्या करना है, मुझे इस मटेरियल को हटा देना है यहाँ से। इस मटेरियल को क्या करना है बेटे, हटा देना है। अब मुझे ऑब्वियस सी बात है कि मैं कितना और ज़्यादा करंट पास करूँ, कितना और ज़्यादा करंट पास करूं कि मेरे पास जो मैग्नेटिक फील्ड आए ना वो किसके बराबर आए बेटे, 30 टेस्ला के बराबर आए। तो वो जो आप एक्स्ट्रा करंट पास करते हो ना उसी को अपन क्या बोल देते हैं बेटे, उसी को अपन बोल देते हैं क्या, मैग्नेटाइजिंग करंट। क्या बोल देते हैं बेटे, इसको मैग्नेटाइजिंग करंट बोल देते हैं। तो ऑब्वियस ही बात है, तो उसका जो फॉर्मूला बना है वो किसके बराबर बना बेटे, देखो पहले तो बी नोट था तो कितना बन गया बेटे, वो बी नेट बन गया। अगर वो बी नेट बन गया तो डेफिनेटली बेटे आपको तो वापिस से आपको 10 से कितना बनाना है, उसको 30 बनाना है। तो 30 का मतलब क्या है बेटे, वो बी नेट की तरह ही काम करेगा डेफिनेटली। और वो किसके बराबर आए बेटे, बी नेट जो आएगा, देखो यहाँ पे तो बी नेट आ गया, यहाँ पे तुम्हारा टर्म सेम रहने वाली है म्यू नोट, यहाँ पे एन आएगा और कितना करंट और रहेगा बेटे, आई प्लस में आई एम, ठीक है। तो ये जो करंट बनेगा ये क्या बने बेटे, आपका मैग्नेटाइजिंग करंट बनेगा। और आपका जो पेज है बेटे 191, पेज है बेटे कौन सा, 191, वहाँ पर आपको बेटे एग्जाम्पल दे रखा है, एग्जाम्पल नंबर 5.10। अब 5.10 बेटे इसी जो हमने टॉपिक किए हैं सारे के सारे इसी के ऊपर ही बेस है, ठीक है। और उसके अंदर कोई भी वो और एग्जाम्पल नहीं है, मतलब इससे रिलेटेड कोई न्यूमेरिकल नहीं है इस वाले चैप्टर में। ध्यान से सुनना एक बात और, कई बार ना बेटे वो इस इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन को, मतलब आई को ना उसने कैपिटल एम से लिख रखा है, कोई दिक्कत नहीं है, आप उसको कैपिटल एम से लिखो, आई से लिखो। तो जो स्टैंडर्ड बुक है एनसीईआरटी में तो खैर कैपिटल एम से लिख रखा है, बट ज़्यादातर बुक्स में आपको बेटे वो आई से मिलेगा, तो उसमें कन्फ्यूज़ नहीं होना आप लोगों को, ठीक है। एम मैंने यहाँ पे, मैं उसको एम इसलिए नहीं लिख सकता क्योंकि बेटे मैंने एम यहाँ पे क्या ले लिया, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ले लिया। इस बात का आप जरा ध्यान से रखना भाई साहब, ठीक है। बाकी आप न्यूमेरिकल को करके देखना, आपसे हो जाएगा बेटे वो, नो इश्यूज़ के अंदर।